नमस्ते। साउंड बाइट इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक 70 साल पुराने रिश्ते को डिकोड करने वाले हैं जो आज के समय में एक बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव से गुजर रहा है, भारत और रूस के संबंध। चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। अब सोचिए, आज की इस मल्टीपोलर दुनिया में जहां पावर के कई सेंटर बन चुके हैं, वहां दशकों पुरानी एक विशुद्ध मिलिट्री पार्टनरशिप आखिर मॉडर्न इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कैसे बदल रही है। ये सिर्फ एक रूटीन बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को अच्छे से समझने के लिए आज हम इन 5 मेन पिलर्स पर बात करेंगे। दशकों पुराने रक्षा संबंध, सेना का विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन, हमारी अपनी आत्मनिर्भरता, रूसी तेल की ओर अचानक बढ़ा हमारा झुकाव, और आखिर में देखेंगे कि भविष्य का ग्लोबल ट्रेड कैसे नेविगेट किया जा रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन दशकों पुराने रक्षा संबंधों की जो इस पूरी दोस्ती की नींव हैं। अगर आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में खुर्शचेव के दौरे से। फिर 60 के दशक में मिग-21 का आना, और उसके बाद 1971 की वो ऐतिहासिक भारत सोवियत शांति और सहयोग संधि, जिसने इस रिश्ते को एकदम पक्का कर दिया। इसी मजबूत नींव ने आगे चलकर 1980 के दशक में हमारे रक्षा आयात को एकदम टॉप पर पहुंचा दिया था। उस टाइम जो शुरुआती सौदे हुए थे ना, उनका स्केल सच में बहुत विशाल था। 1960 के दशक में हमने 874 मिग-21 फाइटर जेट्स लिए थे, और आपको पता है इनकी अनुमानित कीमत क्या थी? लगभग $850 मिलियन। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसी एक डील ने आने वाले कई दशकों के लिए हमारी सैन्य रणनीति की दिशा तय कर दी थी। और फिर 1980 का दशक आते आते जो आंकड़े सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। जब ये पार्टनरशिप अपने एकदम पीक पर थी, तब हमारे कुल मिलिट्री हार्डवेयर आयात का 75% यानी लगभग $7.5 से $9 बिलियन का सामान सीधे सोवियत संघ से आ रहा था। मतलब हमारी सेना उस वक्त लगभग पूरी तरह से एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट थी। लेकिन देखिए, समय के साथ स्ट्रैटेजीज बदलती ही हैं। तो अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर कि आखिर आज के दौर में रूसी रक्षा आयात में इतनी तेज गिरावट क्यों आ रही है। जरा आज की तस्वीर देखिए। 1980 के उस 75% के मुकाबले 2023 में रूस का शेयर गिरकर सिर्फ 36% रह गया है। वहीं फ्रांस से हमारा आयात 33% और अमेरिका से 13% तक बढ़ गया है। साफ दिख रहा है कि अब हम अपनी निर्भरता बांट रहे हैं। आखिर हम ये डाइवर्सिफिकेशन कर क्यों रहे हैं? इसके कई प्रैक्टिकल रीजंस हैं। रूस से उपकरणों की डिलीवरी में होने वाले देरी, पुराने पड़ चुके हार्डवेयर की क्वालिटी को लेकर चिंताएं, और सबसे बड़ा फैक्टर यूक्रेन संघर्ष की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में आई भारी रुकावटें। अब हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी एक सप्लायर के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं ना। और यही सेम लॉजिक हमें तीसरे सबसे अहम पॉइंट पर लाता है, घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता। देखिए, अब हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले नहीं रहे। ये रिश्ता अब बायर और सेलर के पुराने फ्रेमवर्क से बहुत आगे निकल चुका है। अब हमारा पूरा फोकस जॉइंट रिसर्च, डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया पर है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये कदम हमारी लॉन्ग टर्म विदेशी निर्भरता को धीरे धीरे एकदम खत्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसने हाल के सालों में दुनिया भर की हेडलाइंस बटोरी हैं, रूसी तेल की ओर हमारा झुकाव, या कह लें रशियन ऑयल पिवट। 2022 के सैंक्शंस के बाद पूरा गेम ही बदल गया। जहां एक तरफ हमारी पुरानी पार्टनरशिप सिर्फ डिफेंस और मिलिट्री टेक पे टिकी थी, वहीं आज एक बेहद प्रैक्टिकल और एनर्जी सेंट्रिक रिश्ते में बदल चुकी है। आज फोकस इस बात पर है कि हमें रियायती यानी डिस्काउंटेड रेट पर कच्चा तेल और गैस मिल सके। और ये शिफ्ट कितना बड़ा है ये आप सिर्फ एक नंबर से समझ सकते हैं, 40%। एक टाइम था जब हमारी कुल तेल खपत में रूस का हिस्सा मुश्किल से 1% होता था, और आज वो हमारी जरूरत का 40% पूरा कर रहा है। लिटरली ये एक अनबिलीवेबल छलांग है। अगर आप इस डेटा को देखें, जहां ग्लोबल ब्रेंट बेंचमार्क की तुलना रूसी यूरल्स तेल से की गई है, तो आपको वो भारी डिस्काउंट साफ दिखेगा। ये सस्ते दाम पर मिला तेल हमारे लिए एक शेल यानी रक्षा कवच का काम कर गया। इसी ने हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को पश्चिमी देशों वाली भारी महंगाई और इन्फ्लेशन से पूरी तरह बचा लिया। पर कड़े पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? इसके पीछे 3 बड़े नॉन डॉलर तरीके काम कर रहे हैं। पहला, शैडो फ्लीट्स के जरिए तेल को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा, ट्रांजैक्शंस के लिए रुपया वोस्ट्रो अकाउंट्स का इस्तेमाल। और तीसरा, G7 देशों की बैंकिंग प्रणालियों को पूरी तरह से बायपास कर देना। इस जुगाड़ ने पक्का किया कि एनर्जी की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। तो आगे क्या होने वाला है?
चलिए हमारे आखिरी सेक्शन पर, इस भविष्य के ग्लोबल ट्रेड को नेविगेट करना। आज के समय में भारत एक साथ कई ग्लोबल रिश्तों को बड़ी समझदारी से बैलेंस कर रहा है। अब तो 2026 आते आते अमेरिका ने भी एक प्रैग्मैटिक टॉलरेंस यानी व्यवहारिक सहनशीलता की नीति अपना ली है। लेकिन हम भी एक जगह नहीं रुक रहे हैं। फ्यूचर की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अब गयाना और ब्राजील जैसे देशों के साथ नए तेल समझौते भी खोजे जा रहे हैं, ताकि किसी भी हाल में सप्लाई रुकने ना पाए। इन सारे फैक्ट्स का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि इस मल्टीपोलर दुनिया में अब किसी एक कैंप का अंधाधुंध समर्थन करने का जमाना गया। अब असली सिक्योरिटी अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को स्मार्टली मैनेज करने में है, ना कि सिर्फ किसी पुरानी अलायंस की लकीर पीटते रहने में। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या एनर्जी का ये नया रिश्ता हमारी 70 साल पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा, या फिर ये सिर्फ एक टाइम टेस्टेड दोस्ती का नया मॉडर्न चैप्टर है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला है तो साउंड बाइट्स इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही डीप डाइव्स आपके लिए लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।